तो हाय गाइस, आज है 19 नवंबर और आज का करंट अफेयर मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के सामने। चलिए देखते हैं इसे। पहला न्यूज़ फ्रेंड्स यहाँ पे टॉप हेडिंग में दिख रहा है कि मांडवी हिडमा इनकाउंटर। तो मांडवी हिडमा का इनकाउंटर हुआ है फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन चलाया गया था उसके थ्रू। यहाँ पे देखिए मांडवी हिडमा कौन थे। 51 साल के एक CBI के टॉप मोस्ट बैटल फील्ड कमांडर थे, जो स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर थे। सबसे फेयर्ड और मोस्ट वांटेड लीडर थे ये मोइस्ट के। कई बड़ी अटैक्स का मास्टरमाइंड इन्हें माना जाता था फ्रेंड्स। तो मोइस्ट के लिए हिडमा इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि वो चाइल्डहुड रिक्रूटमेंट से मोइस्ट हायरार्की के टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी तक पहुंचा फ्रेंड्स। वो चाइल्डहुड में इसमें रिक्रूट किया गया था और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो मेन डिसीजन बॉडी बन गया मोइस्ट ग्रुप्स का। राइवल कमेटी पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखता था फ्रेंड्स। वो गोरिल्ला वारफेयर और एम्बूश प्लानिंग में एक्सपर्ट था। रिक्रूटमेंट, लॉजिस्टिक और एरिया कंट्रोल में उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इनकाउंटर कैसे और कहाँ हुआ? इनकाउंटर अलूरी सीतारामा राजू डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के डेंस फॉरेस्ट एरिया में हुआ। हिडमा छत्तीसगढ़ से लगभग भागकर आंध्र प्रदेश में के जंगलों में हिड आउट में था। आंध्र प्रदेश के साथ इनकाउंटर में हिडमा, उनकी पत्नी और 4 अन्य मोस्ट मारे गए। क्यों यह ऑपरेशन बहुत सिग्निफिकेंट माना जा रहा है? सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। देखिए फ्रेंड्स, ये जो इंसिडेंट है ये बहुत ही इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है? तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इसका इंपॉर्टेंस देखिए। CBI के लिए मैसिव सेटबैक। बस्तर क्षेत्र में मोइस्ट का मेजर कोलैप्स। बस्तर एरिया में मोइस्ट का मेजर कोलैप्स हो गया, जो कि छत्तीसगढ़ में बिलोंग करता है, बस्टर्ड एरिया। फ्यूचर में लार्ज स्केल एम्बुशन और कोऑर्डिनेट अटैक कम होने की संभावना। लीडरशिप डिस्कैपिटलाइजेशन स्ट्रेटजी सफल मानी जा रही है। सेकेंड फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट। स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट क्या था इसका? मोस्ट लूजेस देयर टॉप गोरिल्ला स्ट्रैटेजिस्ट। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप भैकअप बनेगा। इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन और कमांड ब्रेकडाउन पॉसिबल है। रिटेलिएशन अटैम्प्ट भी हो सकता है। इतने सारे यहाँ पर पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। मैप इनसाइट। मैप के गौर से देखिए तो इनकाउंटर एरिया छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ट्राई जंक्शन के पास में हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स, यह रीजन मोइस्ट का ट्रेडिशनल सेफ कॉरिडोर माना जाता था। सुकमा, मेरुदुमिल, ASR डिस्ट्रिक्ट और ऑल एक्टिव लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जोन, ये एक्टिव LWE जोन में काउंट किया जाता था। सुकमा, मेरुदुमिली, ASR डिस्ट्रिक्ट। हिडमा को पकड़ना मुश्किल क्यों था? डेंस जंगलों में डीप अंडरस्टैंडिंग। उसको डेंस जंगलों की डीप अंडरस्टैंडिंग उसको हुआ करती थी। स्मॉल मोबाइल यूनिट्स में ऑपरेट करता था। स्मॉल मोबाइल यूनिट में वो ऑपरेट करने में एक्सपर्ट था। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अवॉइड करता था और स्ट्रॉन्ग लोकल सपोर्ट नेटवर्क। लगातार लोकेशन चेंज करता था फ्रेंड्स। एग्ज़ाम फ्रेंडली कीवर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम फ्रेंडली कीवर्ड्स देख लेते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ध्यान से देखना है फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इंटरनल सिक्योरिटी में। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, उसका एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस द सिग्निफिकेंट ऑफ एलिमिनेटिंग टॉप मोस्ट लीडर इन इंडिया। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक्सप्लेन द। इससे भी पहले एक और लीडर मारा गए थे कुछ दिनों पहले, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लेन अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ऑन इंटरनल सिक्योरिटी विद रिसेंट एग्जाम्पल। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। इसमें हिडमा का एग्जाम्पल देकर आप मेंशन कोड कर सकते हैं कि हिडमा जो कि टॉप मोस्ट लीडर था वो मारा गया, उसकी स्ट्रैटेजी क्या क्या थी, वो कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाने का काम कर रहा था। ह्यूमन एक्टिविटी एंड पॉल्यूशन। व्हाट थ्रेट द इंडिया सी काउ। कौन है जो कि भारत के इस सी काउ को थ्रेट पहुंचा रहे हैं? डुगोंग क्या होता है? डुगोंग मरीन मैमल, समुद्री जानवर। इनको सी काउ भी बोलते हैं फ्रेंड्स। डुगोंग के बारे में जानते हैं, इसको सी काउ के नाम से भी जाना जाता है। एक्सक्लूसिवली हार्बीवोरस, दे आर हार्बीवोरस, सिर्फ सी ग्रासेस खाते हैं। वेट इसका कितना होता है? 420 kg तक होता है और शैलो कोस्टल वाटर में रहता है। इंडिया में कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? तो इंडिया में ये गल्फ़ ऑफ कच्छ, गल्फ़ ऑफ मन्नार, पाल्क बे और अंडमान और निकोबार में, आइसलैंड में ये पाया जाता है। डुगोंग इम्पोर्टेंट क्यों है? इकोसिस्टम इंजीनियर, सी ग्रास बेड को हेल्दी रखता है। कैसे? जब ये सी ग्रास ग्रेज करता है तो ग्रास नेचुरली पुराने होते हैं
ओल्ड सूट्स रिमूव होते हैं, न्यू ग्रोथ होता है, एल्गाई ओवर ग्रोथ कंट्रोल होता है, सेडिमेंट लूज होता है, कार्बन स्टोरेज इंप्रूव होता है। तो इस तरह से डुगोंग जो है सी ग्रास इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, जिससे फिश, टर्टल, फिशरीज सबको फ़ायदा है। इंडिया में डुगोंग की पॉपुलेशन ड्रास्टिकली कम क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? अर्लियर पॉपुलेशन महत्वपूर्ण थी, नाउ ग्रेटर देन 250 इंडिविजुअल्स, वेरी लो। मेजर थ्रेट ह्यूमन एक्टिविटीज़, पॉल्यूशंस, बायोलॉजिकल चेंजेस। रिसेंट WWF IUCN रिपोर्ट क्या बोलता है? रिपोर्ट ने इंडिया में डुगोंग सर्वाइवल को हाईली अनसर्टेन और चैलेंजिंग बताया है। अंडमान निकोबार पॉपुलेशन सीरियसली थ्रेटेंड। पर्ल बे में अभी थोड़ी हेल्दी पॉपुलेशन है बट डिक्रीजिंग। और बात करते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स के लिए कि इंडिया में डुगोंग की पॉपुलेशन ड्रास्टिकली कम क्यों हो रही है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण फिशिंग नेट में एक्सीडेंटल इंटेंजिलेंट सबसे बड़ा थ्रेट, फिशरस रिलेटेड मोरिलिटी हाई, गल्फ ऑफ मन्नार आइलैंड में कॉमन, कोस्टल डेवलपमेंट्स, बोट स्ट्राइक्स, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो कि पोर्ट्स बनाना, रिसोर्ट बनाना, ड्रेजिंग बनाना, हैबिटेट लॉस होता है इससे। पॉल्यूशन, लाइट स्टूबिलिटी, पानी गंदा हो जाना, सी ग्रासेस को सनलाइट नहीं मिलती है, डुगोंग को फूड कम होता है, डुगोंग का फूड कम होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट और एंड केमिकल स्टडी में 46 स्टैंडर्ड डुगोंग माइल्स जिनमें पॉल्यूटेंट डिटेक्ट हुई है। प्लास्टिक पॉल्यूशन, स्टोमच ब्लॉकेज रिस्क, प्लास्टिक पॉल्यूशन से उसका स्टोमच का ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ता है। अब बायोलॉजिकल चैलेंजेस क्या क्या हैं? डुगोंग स्लो ब्रीडर्स, फीमेल 10 से 17 साल बाद मेच्योर होती हैं, मतलब मेच्योरेंस बहुत लेट से होता है। 1 calf एवरी 3 से 7 ईयर्स, हर 3 से 7 साल में एक बच्चा देते हैं। रिप्रोडक्टिव रेट वेरी स्लो, ईजिली पॉल्यूशन रिकवर करना डिफिकल्ट। तो रिसेंट WWF रिपोर्ट तो बता ही दिया मैंने कि रिपोर्ट ने इंडिया को डुगोंग सर्वाइवल को हाईली अनसर्टेन और चैलेंजिंग बताया है। अंडमान निकोबार पॉल्यूशन सीरियसली थ्रेटेन है। पर्ल बे में अभी थोड़ी हेल्दी पॉपुलेशन है बट डिक्रीजिंग हो रही है। इंडिया में डुगोंग की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट का स्टेप्स, लीगल प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल्ड 1 स्पीसीज़ में एक काउंट होता है। हाईएस्ट प्रोटेक्शन, पोचिंग पनिशेबल, मतलब इसका शिकार करना दंडनीय है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स 2021 डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, पर्ल बे में 500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया प्रोटेक्टेड किया गया है। ये सब स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है। टास्क फोर्स को फॉर डुगोंग के लिए टास्क फोर्स बनाया गया है, कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजीज बना रहे। टास्क फोर्स मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के तहत और IUNPC सपोर्ट के तहत। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी बढ़ी है। अथॉरिटी के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है। डुगोंग क्रिप्टिक स्पीसीज है, दिखता नहीं इजीली। ट्रेडिशनल सर्वे मेथड वीक, पॉल्यूशन कंट्रोल वीक, स्टैंडिंग इंसिडेंट इंक्रीज। तो WWF एक्सपर्ट के हिसाब से रियल कंजर्वेशन तभी होगा जब हैबिटेट प्रोटेक्शन, सी ग्रास रिस्टोरेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल, स्टिमुलेशन किया जाए। ये था फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। कुल मिला के डुगोंग इंडिया की कोस्टल वाटर में मिलती हैं, इंपॉर्टेंट हार्बीवोरस हैं जो सी ग्रासेस इकोसिस्टम मेंटेन करते हैं। उनकी पॉपुलेशन 250 है, 250 से ज़्यादा है। बिगेस्ट थ्रेट फिशिंग नेट्स में अक्सर वो फंस जाते हैं। कोस्टल डेवलपमेंट के कारण उनको थ्रेट हो रही है। पॉल्यूशंस, मेटल्स, हैबिटेट लॉस और उनका स्लो रिप्रोडक्शन। ये कुछ पॉइंट्स हैं कुछ क्वेश्चंस है जो कि कर लेते हैं फ्रेंड। डिस्कस द रोल ऑफ डुगोंग इन मेंटेनिंग द कोस्टल इकोसिस्टम एंड एनालाइज द रीज़न बिहाइंड देयर पॉपुलेशन डिक्लाइन इन इंडिया। तो रीजंस तो मैंने आपको बता ही दिया, वो आप आराम से इसमें लिख सकते हैं। पॉल्यूशन, मेटल्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये सारे कुछ कारण हैं। फिशिंग, कोस्टल डेवलपमेंट, बोट स्ट्राइक्स। और इसी तरह से क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी हैव एक्सेलरेटेड द डिक्लाइन ऑफ डुगोंग इन इंडियन वाटर, एक्सप्लेन व्हाई, एग्जांपल एंड सजेस्ट की कंजर्वेटिव मेजर्स। इस तरह एक प्री का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डुगोंग इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? लक्षद्वीप में, पाल्क बे, या फिर गल्फ ऑफ मन्नार में, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, या फिर गल्फ ऑफ कॉम्बे में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, पाल्क बे में। डुगोंग इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है कैसे? कोरल रीफ बनकर, सी ग्रास बेड को ग्रेज करके, एल्गाई को डायरेक्टली ईट करके, जू प्लैंकटन फीड करके। तो फ्रेंड इसका भी आंसर भी है, सी ग्रास बेड को ग्रेज करके। और क्वेश्चन है डुगोंग के मेजर थ्रेट
कौन से हैं? फिशिंग नेट, इंटेलिजेंट, सी ग्रास लॉस, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, डीप सी माइनिंग। तो फ्रेंड्स इसमें 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2, 4 ओनली, या फिर 2, 3 एंड 4 ओनली, या फिर 1, 2, 3 एंड 4। इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3 ओनली। डीप सी माइनिंग इसमें नहीं होगा, बस फिशिंग नेट, इंटेलिजेंट। आइए फ्रेंड्स यहाँ पे जो न्यूज़ है उसको कवर करते हैं कि हाउ बेस इफेक्ट एंड बुलियन प्राइस सेव सीपीआई इन्फ्लेशन। ये यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहा है कि सीपीआई इन्फ्लेशन को बेस इफेक्ट और बुलियन प्राइस दोनों मिलकर सेव कर रहे हैं। बुलियन प्राइस का मतलब हो गया गोल्ड और सिल्वर का प्राइस, गोल्ड और सिल्वर जो का प्राइस का इफेक्ट, और बेस इफेक्ट का मतलब हो गया पिछले साल के सेम महीने का प्राइस, मतलब कि अक्टूबर इस महीना और अगले अक्टूबर के महीने से देखेंगे कंपेयर करके तो हमारा सीपीआई लो जा रहा है। कैसे? तो इंडिया की सीपीआई अक्टूबर में 0.25% तक गिर गई। आरबीआई का टारगेट 4% होता है, यानी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा लो हो गया। इसके पीछे दो बड़े रीजन्स काम कर रहे हैं, एक बेस इफेक्ट और दूसरा गोल्ड सिल्वर इफेक्ट। बेस इफेक्ट क्या होता है? बेस ईयर मतलब पिछले साल के प्राइस लेवल। अगर लास्ट ईयर अक्टूबर में प्राइस बहुत ज़्यादा था तो इस ईयर इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली लो दिखेगा। अक्टूबर का बेस इफेक्ट फेवरेबल क्यों था? लास्ट ईयर प्राइस बहुत बढ़े हुए थे। सो दिस ईयर अक्टूबर 2024 में इन्फ्लेशन मात्र 0.25% ही दिख रहा है, मतलब प्राइस ज़्यादा नहीं गिरा, बस लास्ट ईयर का बेस हाई था। कैसे बेस इफेक्ट सीपीआई को नीचे ले गया? लास्ट ईयर अक्टूबर में सीपीआई 13.8 बीपीएस से अप था, इस टाइम का बेस 11 मंथ हाईएस्ट था, इसीलिए इन्फ्लेशन आर्टिफिशियली लो लग रहा है। एग्जाम्पल, लास्ट ईयर ₹100, दिस ईयर 102, रियल इंक्रीज ओनली ₹2। बट बिकॉज लास्ट ईयर प्राइस बहुत हाई था, इन्फ्लेशन रेट लो दिखेगा। गोल्ड और सिल्वर प्राइस का सीपीआई इन्फ्लेशन पर इफेक्ट। गोल्ड और सिल्वर प्राइस बहुत ऊपर गए इस साल। गोल्ड प्राइस अप बाई 25%, सिल्वर प्राइस अप बाई 62% ईयर ऑन ईयर। पर इसके बावजूद सीपीआई में इन्फ्लेशन लो क्यों रहा? सीपीआई में इन्फ्लेशन लो क्यों रहा? सीपीआई बास्केट में गोल्ड सिल्वर का वेट बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल। हाउस होल्ड में ज्वेलरीज परचेज रूटीन नहीं होती, इसीलिए सीपीआई में इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ थोड़ा सा पड़ता है। ग्राफिक में दिखा हुआ है कि सिल्वर और गोल्ड से सीपीआई पर इफेक्ट 1% से भी कम आया। जीएसटी चेंज का इफेक्ट। सितंबर 22 को न्यू जीएसटी रूल आया। कंपनीज़ को टैक्स कंप्लायंस इम्प्रूव करना था। इस रिटेल प्राइस टेम्पोरली ऊपर गए थे, इससे रिटेल प्राइस टेम्पोरली ऊपर गए थे। अक्टूबर में इसका इम्पैक्ट कम हो गया, इन्फ्लेशन और लो दिखा। व्हाट दिस मीन्स फॉर आरबीआई एंड एमपीसी। आरबीआई को लगता है इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, लेकिन रियल पिक्चर मिक्स्ड है। बेस इफेक्ट रिमूवल के बाद इन्फ्लेशन वापस बढ़ सकती है। गोल्ड सिल्वर के ऊपर जाने से हाउस होल्ड की परचेजिंग पावर छोटी होती है। फूड इन्फ्लेशन बार बार ऊपर नीचे होते रहता है। तो यही आरबीआई और एमपीसी का मतलब था। इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं फ्रेंड्स? आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। एक्सप्लेन हाउ द बेस इफेक्ट इन्फ्लुएंस सीपीआई इन्फ्लेशन ट्रेंड, डिस्कस विद एग्जांपल फ्रॉम रिसेंट रिटेल इन्फ्लेशन डाटा। तो उसमें ये क्वेश्चन अच्छा काम करेगा। व्हाट रोल डू गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस प्ले इन शेपिंग इन्फ्लेशन डायनेमिक इन इंडिया? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको डील करना पड़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक न्यूज है, जीरो टॉलरेंस टू टेरर, नो वाइट वॉशिंग। एस जयशंकर, वाइट वॉशिंग करने की ज़रूरत नहीं, टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस की नीति को यहाँ पे बढ़ावा देने का बात कही है यहाँ पे जयशंकर जी ने। जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, नो जस्टिफिकेशन, नो लुकिंग अवे एंड नो वाइट वॉशिंग। एस जयशंकर मीट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन हिज इंडिया विजिट, अहेड ऑन हिज इंडिया विजिट। व्हाट इज़ द मेन स्ट्रीम? जयशंकर ने कहा कि टूरिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। टेररिज्म की किसी भी रूप के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। इंटरनेशनल कम्युनिटी को नो वाइट वॉशिंग करना चाहिए, यानी किसी भी आतंकवादी या आतंकवादी शकल या फिर पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक कवर नहीं देना चाहिए।
3 बड़े थ्रेट्स यहाँ पे बताए गए हैं एस जयशंकर के द्वारा: टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। वाई दिस स्टेटमेंट इज़ इंपॉर्टेंट? इंडिया कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी स्टैंड। इंडिया हमेशा से कहता आया है कि टेररिज्म इज़ द बिगेस्ट ग्लोबल थ्रेट। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को भारत लगातार हाईलाइट करता आता आया है। यह स्टेटमेंट इंडिया के ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक पोजीशन को रेनफोर्स करता है। एससीओ प्लेटफॉर्म का महत्व। एससीओ में कुछ मेंबर स्टेट्स बीच में टेररिज्म पर अलग अलग व्यू रखते हैं। इंडिया का स्टैंड इस फोरम में क्लियर और प्रिंसिपल्ड माना जाता है। एससीओ में हाल ही डेवलपमेंट। एससीओ के सेक्रेटरी जनरल और लीडर जैसे किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात। इंडिया ने एम्फेसाइज किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सप्लाई चेन रेजिलियंस, ग्लोबल इकोनॉमिक एंड वॉलेटाइल इन्वायरमेंट। एससीओ को अडेप्ट करना होगा चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में। मीनिंग ऑफ ए नो वाइट वाशिंग। नो वाइट वाशिंग का मीनिंग देखिए फ्रेंड्स क्या हो सकता है: किसी टेररिस्ट एक्ट या टेररिस्ट ग्रुप को जस्टिफाई करना, उसे पॉलिटिकली सील्ड करना, उसे सॉफ्ट लैंग्वेज की पोर्ट्रे करना, उस पर ब्लेम को डाइवर्ट कर देना। जयशंकर का आदेश: नो कवर अप, नो एक्सक्यूज, टेररिज्म इज टेररिज्म। फ्रेंड्स, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको किस तरह के पूछे जा सकते हैं। इंडिया पॉलिसी ऑन जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म इज एसेंशियल फॉर रीजनल स्टेबिलिटी, डिस्कस द विद रेफरेंस टू एससीओ। तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ डज इंडिया यूज multilateral forum like SCO to highlight global terrorism challenges? Explain the significance of India-Russia